अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी इश्यूज़ इकट्ठे हो गए हुए हैं जिन पर गुफ्तगू करना बनता है। एक तो मैंने ख़ास तौर पर पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो 3 सवालों के जवाब मांगे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कि जमा करवाएंगे, उन्होंने जमा नहीं करवाए। इस पे ज़रा बाद में बात करते हैं, या चलें इस पे पहले बात करते हैं। और इश्यूज़ जिन पे बात करनी है वो शोकाज़ नोटिस दिया है स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी को 7 दिनों में इज़हार वजू का नोटिस है माफ़ी मांगने के हवाले से दिया है। और बाकायदा उन्होंने अपनी ट्विटर से भी ट्वीट किया है उन्होंने, और लिखा उन्होंने रुकने कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी को 20 अप्रैल गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने और अपने तर्ज अमल से कौमी असम्बली कार्रवाई में खलल डालने पर कौमी असम्बली की जानिब से लेटर जारी कर दिया गया। ऐवान के माहौल को ख़राब करने और नामनासिब रवैया करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 7 दिनों में मांग लिया, अच्छा किया। यानी कम अज़ कम वन वे और दी अदर लेट दैट मैटर बी प्रोसीडेड। आगे चलना सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और ताकि इन चीज़ों को हम मंतकी अंजाम की तरफ ले जा सकें। अगला इशू आपके सामने रखना है जहांगीर तरीन की आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है। मैं अपने प्रोग्राम्स में क्या बैठा हूँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। इन सब से ये प्रेशर ग्रुप या ब्लैकमेलर या जो भी ये ग्रुप बन चुका है इसकी बात सुननी चाहिए। और ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन नहीं सकता आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, और अल्टीमेटली इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। इस्तीफ़े दें, जाकर इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर इसी तरह करेंगे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे, तभी डिफेक्शन क्लॉज आ जाएगी। ये भी क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो मुलाकात अब होने जा रही है, और मुलाकात का एक याद मैं फिर बताता चलूँ, ये कुछ सियासी इशू नहीं है। शुगर माफिया जो है, इन्होंने हर दौर में हुकूमतें गिराने में और बसाने में बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। अब इनमें फ्रंट पे उन्होंने कर दिया हुआ है जहांगीर तरीन को, वरना और कई चेहरे ये सामने आप देखते रहे। और इसका यानी खाली जहांगीर तरीन के खिलाफ तो नहीं ये मामला ये चल रहा ना। आपको पता जहांगीर तरीन के खिलाफ तो खाली मामला नहीं चल रहा, सब लोगों के खिलाफ ये मामला चल रहा है। लेकिन जहांगीर तरीन को आगे कर दिया, और जहांगीर तरीन का एजेंडा, ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करूँगा चूँकि मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ वाले केस पे बात करनी है। तो एजेंडा एक है, आज़म खान पर्सनल सेक्रेटरी को हटाना और शहजाद अकबर को हटाना। ये 2 एजेंडे हैं जिनको लेकर चल रहे हैं। शायद चूँकि शायद अपने शहजाद अकबर ने हर एक को मुसीबत डाली हुई है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनका मंतकी अंजाम की तरफ ले जाया जाए। नैब अपनी इंक्वायरी कर रहा है, और ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि नैब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी कर रहा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सारा मामला FIA को दिया है, जो जुडिशल कमीशन की वो रिपोर्ट है उसका एक हिस्सा। मैं तो हालांकि कह रहा हूं कि नैब को सारे प्रोसीडिंग में, सारे काम में नैब को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन एक हिस्सा जो है वो सब्सिडी के कॉन्टेक्स्ट में है। और उसमें 4 मई के लिए मियां असलम इकबाल जो वजीर हैं और समीउल्लाह चौधरी जो इससे पहले फॉर्मर मिनिस्टर है, उनको तलब कर लिया है, और उनसे सारी बातें जो है ना अब होंगी। और अगर ये नैब सारा काम देगी, सबकी हवाएं निकल जाएंगी। ये फॉरवर्ड ब्लॉक और ये जो बैठ के ये प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नैब के सामने इतना आसान काम नहीं जाए। और नैब ने किसी की नहीं सुननी है। FIA में तो फिर आ जाता है कि गवर्नमेंट के अंडर है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाना है। ये मेरे हाथ में ये कब आते हैं सीधा शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ के, ये 9 सफ़ों का जवाब है। 3 सवाल पूछे थे, और मैंने कहा 3 सवाल नहीं जवाब दे सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक वजह है कि FBR की रिपोर्ट के अंदर एक जॉइंट अकाउंट है गालिबन, जो काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस का और शरीना ईसा का है, और जो एलिजिडली जो कहा जा रहा है कि जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं फॉरेन करेंसी से, वो अकाउंट है। इसीलिए 3 सवाल पूछे थे, और वो 3 सवाल का स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए था ना। भाई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शरीना फ़ाइज़ ईसा ने कहा ना कि वो स्पेशल काउंसिल के सामने FBR की रिपोर्ट भी हमें मिली नहीं है। उन्होंने कहा लाएं रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आगे ऑर्डर में लिखा गया, वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी। अब कहते फिर ना 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 ऑर्डर पे मत लगाएं, ना लगाएं इसको, को बम है, उसमें हर चीज मौजूद है। और
मैं बार बार कह चुका हूँ कि नैब के कानून में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से आज हामिद खान साहब ने जैसे जो बहस करते हुए बताया अदालत में कि 209 आर्टिकल वो डिस्टिंग्विश करना चाहते थे कि पब्लिक ऑफिस होल्डर में 209 में ये आ ही नहीं सकता। भाई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का जो प्रिंसिपल नैब लॉ ने किया, यहाँ बार किया हुआ किसी जगह कि नैब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। वो तो अदलिया की आज़ादी को सामने रखते हुए आर्टिकल 209 के तहत प्रोसीडिंग आनी है। आप कुछ लोग चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ किया जाए अदलिया की आज़ादी को, तो वो एक अलग इशू है। तो उसमें तो फिर नैब को इख्तियार होगा, नैब फिर सारे मामले को देख सकता है। और यानी जवाब देने का मतलब गैर कानूनी इक़दामात की तौसीक है। अनसानी की दरखास्तों में FBI की रिपोर्ट को ना छेड़ा जाए, मुझसे ऐसे सवालात पूछना मुनासिब नहीं। और हैरानकुन तौर पर कहते हैं कि बेंच के सरबराह जस्टिस उमर ताबिल ने कुछ सवालात पूछे, इन सवालात की बुनियाद बज़ाहिर चेयरमैन FBI की रिपोर्ट मालूम होती है। मेरी और मेरी अहलिया चेयरमैन FBI की रिपोर्ट को बेवकत समझते हैं। अदालत के जाने तीनों सवालात पूछने ही नहीं जाने चाहिए थे। कल तो आप जवाब देना चाह रहे थे, यानी आप तो खुद जवाब देना चाह रहे थे कि मैं भी जवाब देता हूं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करें इसके। और अगर मैं इन सवालात का जवाब देता तो FBI की रिपोर्ट को तस्लीम करने और अपने केस को ख़राब करने के मुतरादिफ है। और इन जवाबात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को FBI रिपोर्ट की रोशनी में मेरे खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल जाता है। बात तो यही तो कह रहे हैं हम कि ट्रेल देना है, मनी ट्रेल देना है। वो कैसे लिया है, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वैसे तो बड़ी डिटेल में जिक्र किया है उन्होंने FBI रिपोर्ट के हवाले से कि हमने 19 अप्रैल को जिक्र हुआ कॉपी दें, लेकिन वो कॉपी नहीं प्रोवाइड की गई। और जो है ना जी, जो रीडर है कोर्ट, उन्होंने कहा जी कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए, ये जिक्र कर रहे हैं यहाँ। फिर अगले दिन 20 अप्रैल में हेयरिंग 12:05 पे शुरू हुई, हालांकि 9:30 बजे शुरू। फिर वो सहारा लेते हैं कि सेक्शन 198 सेक्शन 216 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्राइवेसी की बात करना चाह रहे हैं। प्राइवेसी का इशू का पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से प्राइवेसी कहाँ से आ गई? प्राइवेसी का तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ नहीं है। यहाँ तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको बतानी है। आर्टिकल 19 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ किसी का यानी यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, रिपोर्ट चली गई, आपके कहने पे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के ऊपर पूरा दिन सवालों जवाब होते रहे हैं, एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ पूछी है। फिर वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर के ऊपर जिस हवाले से जो बातें कर रही हैं, पहले छठे में वो रिपोर्ट के बहुत बड़ी रिपोर्ट है द साइज ऑफ द रिपोर्ट वाज अनबिलीवेबल, जो जिक्र करते हैं उसमें इट वॉज कंटेन नंबर ऑफ फाइल्स एंड कंप्राइज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। अब रिपोर्ट सारी देख ली, ओपन होगी, आपने खुद रिप्लाई के अंदर मान लिया। और जिक्र करते हैं कि रेफरेंस फाइल किया तो वो सेंक्शन लीव के ऊपर थे। जो मर्जी आप कहते रहें, जवाब तो देने चाहिए आपको, और जवाब देने के लिए आपको। और सबसे मज़ेदार बात लिखा है, फिर आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग का जिक्र करते हैं, शोकाज नोटिस होने का, हेयरिंग के हवाले से सारी चीज़ें लिख रहे हैं। एक एक शोकाज, यानी इस शोकाज भी जारी हुआ और उसमें जो रेलेवेंट पैरा है वो अंग्रेजी में, ज़रा पढ़ने में हर्ज कोई नहीं है जी। And the Supreme Judicial Council progressed from an impartial adjudicator to an active complainant by asking the petitioner about the factum of ownership of the relevant properties mentioned in the reference, the source of funds utilized for their acquisition, and the mode of transfer of such funds. बड़ी वाज़ेह तौर पर साफ लफ्ज़ों में प्रॉपर्टीज़ की डिटेल क्या है, एक्वायर करने के लिए फंड कहाँ से यूटिलाइज हुए और ट्रांसफ़र कैसे हुए। और जिक्र करते हैं कि 43 पेजेस का प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स फाइल किया उन्होंने। और फिर आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अगली डेट के हवाले से हेयरिंग का जिक्र करते हैं। और फिर बड़ी बातें जिक्र करके जुल्फ़कार अहमद का जिक्र करके कि उन्होंने रिपोर्ट दाखिल कर दी, बाकी लोगों का कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पता नहीं, आई डोंट नो इसका मेरिट से क्या ताल्लुक़ है। मेरिट का बड़ा सीधा सा प्रॉपर्टी की डिटेल दे रही है, ओनरशिप क्या है, ओनरशिप फंड्स कैसे ट्रांसफ़र हुए, फॉरेन करेंसी अकाउंट में एग्जाम्पशन वम्पशन का इशू नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्डर को बताना पड़ता है वो पैसा कहाँ से आया। यानी एक पैसा अगर उठाकर अकाउंट में डाल देंगे सोर्स नहीं पूछा जा सकता, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऐसा होने के हवाले से। 19 प्यारे में फिर वो जिक्र करते हैं कि कई CMA हैं जो जिसका फैसला नहीं हुआ। अब इस रिव्यू में क्या ताल्लुक, रिव्यू में तो फाइनली अब क्वैश हो गया। अब रिव्यू CMA को फैसले का क्या ताल्लुक इस हवाले से
वो तो सारा फैसला क्वैश कर दिया, रेफरेंस और सार का रिपोर्ट देनी है उस रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट बार बार कहता हूँ FBI की रिपोर्ट आ चुकी है, और उस रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा अब नजरसानी क्या होनी है, अब नजरसानी होनी क्या और क्या हो सकती है नजरसानी उस हवाले से। फिर वो आखिर में 3 पैरा जो है ना इस जवाब के, जो 8वें और 9वें पैरा पर जाते हैं, और वो जिक्र करते हैं कि उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि जो जुल्फ़कार अहमद का ऑर्डर जो है ना चाहे PR चेयरमैन से, और जो सवाल पूछे गए तो मैं उसी दिन जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 9:30 बजे तक कहेगी, और वो हेयरिंग फिर 11 बजे हुई। और अगले में कहते हैं बड़ी सीधा से, और यानी वो रीज़न बताना चाहते हैं कि वो इनका जवाब नहीं देंगे। 22वें पैरा में जैसे ज़ुमरता बिन दयाल से मीटिंग का जिक्र करते हैं, फिर वो शहद का जिक्र करते हैं, कुफाम का शहद भिजवाया जो मैंने इनकार कर दिया। पता नहीं, आई डोंट नो क्या मकसद है इनका इस पटिशनर में इस चीज़ों का जवाब देने का। यानी उन 9 सफ़ों की एप्लीकेशन दी, इसके साथ कोई नहीं लगाया सोर्स कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी हैं, कहाँ से आई हैं, फ़ंड कैसे गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में गया है। और मेन वजह उस रिपोर्ट के अंदर जो सामने आती है वो जॉइंट अकाउंट नज़र आता है, वो चीज़ भाई समझ आती है। अब आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है, और ये जो स्टेटमेंट या रिस्पांस जो दाखिल किया है वो भी आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आप आसानी से देख सकेंगे 9 सफ़े। और इन 9 सफ़ों में जो सवाल उठाए हैं, रेलेवेंसी क्या है, सवाल बड़ा सीधा सा है, प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कैसे की, फ़ंड्स कहाँ से आए, और सोर्स क्या था इनका, ये सारे जवाब देने हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जवाब नहीं देना चाह रहे। सरीना ईसा इन बातों पे आना नहीं चाह रही, हेयरिंग भी दी गई, सारी चीज़ें हैं। बेंच के अंदर डिवाइड नज़र किसी और कॉन्टेक्स्ट में नज़र आता है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। सवाल है कि नज़रसानी की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, आगे चलेगी। कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी है, और इन चीज़ों को सामने रखते हुए बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये नज़रसानी दरख्वास्त खारिज होगी। मामला अल्टीमेटली फैक्ट फाइंडिंग जो ट्राइब्यूनल है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, अगर वह नहीं जाएंगे तो फिर नैब देखेगा, किसी एक ने तो देखना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।